हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 4 तक कंप्लीट इस चैनल पे पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 1 से 4 का वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 5 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। पहला प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मानते हैं कोई स्रोत हो गया और कोई परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से ध्वनि निकलकर किसी परावर्तक सतह पे जाएगी और फिर यहाँ से हमारे कानों तक आएगी, तो इसे क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे। प्रतिध्वनि के लिए यह आवश्यक है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर लगभग होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि का निर्माण होता है। तो इसको भी याद रखना है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है वह मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हैलिटोसिस को सांस की दुर्गंध के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑटोप्सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो संवेग का होता है P बराबर m/v, जहाँ P क्या है? संवेग है, m क्या है? मास है और v क्या है? वेलोसिटी है। तो संवेग बराबर हो जाएगा क्या? मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोल इनमें से सबसे अधिक अम्लीय है। तो फ्रेंड, जिसका pH मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम जो pH मान होता है वह अम्लीय होता है, जबकि 7 से जितना अधिक pH होता है वह क्षारीय होता है। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्षारीय होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है pH मान 0 वाला घोल। तो pH मान सबसे कम है, 0 है, तो यह क्या होगा? सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक है। तो बिजली के कुचालक बताना है कौन है। पहला है माइका और क्वार्ट्ज, ये दोनों बिजली के कुचालक है। यहाँ बोल रहा है धातु और रबर, जो धातु है वह बिजली का सुचालक होता है। धातु और माइका जो धातु है ये भी बिजली का क्या है? सुचालक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, माइका और क्वार्ट्ज। तो कूट देखेंगे तो कूट डी सही हो जाएगा इसका, केवल एक, यानी माइका और क्वार्ट्ज जो है वह बिजली के कुचालक होते हैं। बादलों का रंग सफ़ेद डैश डैश के कारण दिखता है। तो हम आपको बताए थे कहीं भी रंग की बात करेगा तो रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे बोलेगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो पारपोइसेस जो है यह पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में भी होता है अथवा रात्रि में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ समुद्री पौधे हैं जो रात्रि में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले सबसे छोटा कारक बना है। तो रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक है सिर्फ प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान होता है। तो सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में 6 तत्व होते हैं। कितने? 6 तत्व होते हैं। और वे तत्व कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा आपके लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम और आपका कैल्शियम हो जाएगा। यही जो दिया है आपका 6 तत्व वही होते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है। तो गैंग और फ्लक्स मिलकर स्लैग बनाता है। ऑप्शन ए। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है, उनमें क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है जिसके कारण कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है? तो उसमें हीमोसाइनिन होता है।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो हमारे रक्त में होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर दूरियों के मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ओपिसोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारक है? तो तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हल्के नाभिक संलयन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या करता है? मिलकर हीलियम का निर्माण करता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है? तो लीची दिया है यहाँ पे, इसका खाने वाला भाग का नाम दिया है अंतःफल भित्ति, यह मैच नहीं करता है। बी में दिया है खजूर और फल भित्ति, यह मैच करता है। नारियल और भ्रूणपोष, यह भी मैच करता है। और डी में दिया है खजूर, फल भित्ति तथा बीज बिजंडासन, ऑप्शन डी ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वह मैच नहीं करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग आपके बुक में दिया है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, लेकिन मेरे अनुसार जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में ऑप्शन ए दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, बर्फ डैश डैश है। तो जो बर्फ होता है वह पारदर्शक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? तो बढ़ी हुई हृदय दर को टेकीकार्डिया कहते हैं, ऑप्शन बी। समांगीकरण क्या है? तो समांगीकरण बताना है कि क्या है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दूध में उपस्थित वसा के छोटे छोटे कणों में बांटना। यानी दूध में उपस्थित जो होता है वसा, उसको छोटे छोटे कणों में बांटना समांगीकरण कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी परत पाई जाती है, यह पदार्थ है क्यूटीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा, तो बताना है कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। पहला बोल रहा है फोकस और ध्रुव के मध्य होता है, यह बिल्कुल सही बोल रहा है। बी बोल रहा है छोटा होता है, यह बिल्कुल सही है। सी बोल रहा है 3 में आभासी होता है, तो यह आभासी होता है। और 4 बोल रहा है सीधा होता है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा भी होता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, सभी सत्य है। परखनली में पानी स्थिरता से गर्म होगा यदि परखनली को गर्म किया जाए उसके तली से, ऑप्शन सी। एक उड़ता हवाई जहाज दिखलाई देता है वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्ताल्पता है एक, तो रक्ताल्पता जो है वह अल्पता रोग है, यानी रक्त की कमी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन है, तो बताना है कि 4 ऑप्शन दिया है उसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। ए बोल रहा है आयोडीन ठोस है, यही बिल्कुल सत्य कथन है, आयोडीन जो होता है वह ठोस होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने, हम पिछले क्लास में ही बताए थे, विटामिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं? तो खाना को हम लोग काटते और फाड़ते समय कृदंत और रदना का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला बोल रहा है सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यह बिल्कुल सही है। सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। सी बोल रहा है सभी अयस्क खनिज होते हैं, यह बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में बोल रहा है खनिज से धातुओं को आर्थिक रूप से निष्कासित किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में हाँस के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइक्लोफेनाक सोडियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक है? तो सभी को पता ही होगा, ऑक्सीजन जो है वह जलने में सहायता प्रदान करता है, तो ऑप्शन डी। सुस्ती क्या है? तो पशु निद्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 ईस्वी
में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में सबसे प्रथम बार 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यह पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो थे वो आर माधोलकर थे। 1912 के बाद बिहार में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में किया गया। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में गांधी जी ने मोतिहारी से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी। अय्यर बांध डैश डैश नदी पर बनाया गया है? तो जो अय्यर बांध है वह दामोदर नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी यानी गिरिब्रज थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम है? तो कोसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो भारतीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। ऑप्शन सी। प्रायद्वीपीय भारत के शिखरी के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा अनाईमुड़ी, उसके बाद दो बेटा, उसके बाद गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो सबसे पहले दिया है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर दिया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 में किया गया था आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है इस दिन मुगल शासक ने सबसे लंबे किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? तो भारत पर सबसे अधिक लंबे समय तक अकबर ने शासन किया था। ऑप्शन सी। इसमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा योजना का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें सबसे लंबी नदी हो जाएगा लंबाई की दृष्टि से गोदावरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे ही दक्षिण भारत का गंगा कहा गया है। निम्न में से किसे एशिया का मरीज कहा जाता था? तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि का विकास करना था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कृषि की हालत बहुत बुरी थी। अगला प्रश्न है इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो जो 4 राज्य दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का है। सबसे कम क्षेत्रफल इन 4 ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार का स्थान 3 पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान भारत में 12 नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक भारत में बिहार राज्य में है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो अरुणा आसफ अली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो नट पूजा इसका संबंध असम राज्य से है।
चोंगली का है, बिहू का है। ये जो तीन नृत्य है इसका संबंध असम राज्य से है, जबकि काठी जो नृत्य है इसका संबंध असम राज्य से न होकर मध्य प्रदेश राज्य से है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काठी। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनमत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। ऑप्शन डी। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती क्या नहीं है। पहला बोल रहा है जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, यह चुनौती है। बी में बोल रहा है सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, यह भी चुनौती है। सी में बोल रहा है लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाओं का कार्य प्रणाली में सुधार, यह भी चुनौती है। तो ऑप्शन डी बच गया, जाति प्रथा का उन्मूलन, यह लोकतंत्र के चुनौती नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमंडलीकरण का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन ए। उदारीकरण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रित नीति का अनुसरण करना। ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंधन एवं हस्तांतरण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लासिकल रोजगार के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडम स्मिथ और रिकॉर्डर थे। ऑप्शन डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पीगू महोदय का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिहार के पटना जिले की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या बिहार में शेखपुरा जिले की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का है, जबकि सबसे कम शिवहर का है। इसको भी याद रखना है। कृषि श्रमिक से हमारा तात्पर्य, हमारा क्या अभिप्राय है? कृषि में कार्यरत श्रमिक, कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, तो बाजार के नियम का प्रतिपादन जे.बी. से ने किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कृषि श्रमिक की संख्या में वृद्धि का कारण है, तो बिहार कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। ऑप्शन बी यानी ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? तो 8वीं योजना 1992 से 97। स्वतंत्र भारत देश की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1998 में, 1948 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के मिजोरम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियाज फ्रेंड, यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं। बोल रहा है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो इसके लेखक हो जाएंगे सज्जन सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ
किसने ली? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे को किस देश के सिटी ऑफ पारामाटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? तो 500, यानी एक डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई थी? तो श्रीनगर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। तो फ्रेंड, यही आज के इस टेस्ट सीरीज 5 का 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 6 में, तब तक के लिए जय हिंद।